नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हम 321 से 340 तक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन यानी व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक प्रश्न के साथ हमें अन्य तथ्य भी मिल जाए और बार बार उन्हीं तथ्यों के रिवीजन होने के साथ साथ बार बार हम जब उन्हीं तथ्यों को पढ़ते हैं तो हमें याद भी रह पाते हैं। तो परीक्षा में आपको लगेगा कि ये प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। तो हमारी जो ये सीरीज़ चली हुई है, सैटरडे और संडे को हम व्याख्या सहित प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी से साहित्य से संबंधित प्रश्नों को करते हुए चलते हैं। और जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो हमारी 6 बजे क्लासेस होती है, उसमें हम हिंदी साहित्य के एक एक टॉपिक को करते हुए साथ साथ जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, साथ साथ उसके अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं टीजीटी। और साथ साथ हम बीच बीच में हिंदी व्याकरण से संबंधित भी क्लास को करते हुए पिछले सालों के प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो बच्चा टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हिंदी व्याकरण से भी अधिक जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हिंदी व्याकरण को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जितने भी पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न हैं, उनको बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे एनटीए नेट की जो बच्चा हिंदी विषय से तैयारी कर रहा है, तो हिंदी साहित्य के प्रश्न उनके लिए जो है बेनिफिट रहेंगे, लाभदायक सिद्ध रहेंगे, मददगार साबित होंगे परीक्षा में। तो जो हमारा टारगेट है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए है। हम हिंदी विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेट की परीक्षा में ये प्रश्नों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो उनमें नेट की परीक्षा देने जा रहे हो, इस सीरीज़ के माध्यम से लगभग हमने जो बहुत सारे प्रश्न जो है नेट के ही लिए हुए हैं। पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ही हमने विद सॉल्यूशन के साथ आपके सामने रखा है। तो एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी हिंदी दोनों बच्चों के लिए, दोनों तरह की परीक्षाओं देने वाले बच्चों के लिए ये जो हमारी क्लासेज है मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 221। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन की इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपने किस काव्य कीर्ति में की है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इंद्रधनुष रोंदे हुए। इंद्रधनुष रोंदे हुए काव्य संग्रह में मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो में मौन की रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति की है अज्ञे जी ने। और जो जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो जो है एक कविता है अज्ञे जी की, जितना तुम्हारा सच है। ये जो कविता है ये किस में संकलित है? ये इंद्रधनुष रोंदे हुए जो है काव्य संग्रह में संकलित की गई है। तो एक बार और अन्य तथ्यों को देखते हुए शुरुआत कर लेते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। उपयुक्त पंक्तियाँ जितना तुम्हारा सच है कविता से ली गई है। यह कविता एडिनबरा लंदन रेल में 28 अगस्त 1955 में अज्ञे जी ने लिखी थी। और जितना तुम्हारा सच है कविता सदानीरा भाग 1 कथा इंद्रधनुष रोंदे हुए में संकलित है। यानी कि ये कहा गया है कि अज्ञे जी ने इस कविता की जो रचना है, जो 1955 में रेल में की थी, लंदन की जो एक रेल में की गई थी 28 अगस्त 1955 को। और जो ये कविता है ये इंद्रधनुष रोंदे हुए में संकलित है। इनका जो काव्य संग्रह है, प्रमुख काव्य संग्रह है इंद्रधनुष रोंदे हुए अज्ञे जी का, उसमें इसे संकलित किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 322। विद्रोहिणी अम्मा नाटक के रचयिता कौन है? तो विद्रोहिणी अम्मा जो नाटक है, इनके रचयिता है उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्मा 1935 में ये नाटक रचित है और उदय शंकर भट्ट का पौराणिक नाटक है, जो नारी अस्मिता और पुरुष शासित समाज के द्वंद्व से प्रेरित है। उदय शंकर भट्ट ने लगभग 2 दर्जन नाट्य कृतियों की रचना की है, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? गीति नाट्य, पुराणिकी नाट्य, एकांकी नाट्य। इन 3 श्रेणियों में उदय शंकर जी के नाटकों को लगभग जो 2 दर्जन नाटक हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? गीति नाट्य, पुराणिकी नाट्य और
एकांकी नाट्य। विषय वस्तु के आधार पर भट्ट जी ने नाटकों को 5 वर्गों में बांटा है, ये भी पूछ सकते हैं। विषय वस्तु के आधार पर उदय शंकर भट्ट जी के नाटकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उदय शंकर भट्ट जी के जो विषय वस्तु के आधार पर नाटकों को बांटा जाता है उन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक। बात करते हैं प्रश्न संख्या 323। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? जो किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है, तो इसमें ये पूछा हुआ है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जो गौतम बुद्ध है। इसमें नाटक का किस नाटक के नायक बताया गया है गौतम बुद्ध जी को? तो ये है लहरों का राजहंस, जो कि मोहन राकेश जी का एक प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश द्वारा कृत लहरों का राजहंस नाटक प्रच्छन्न नायक जो है गौतम बुद्ध है। यह आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया। किस नाट्य रचना पद्धति पर लिखा गया? ये आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर लिखा जाने वाला यह नाटक है। इसके कथानक का आधार अशोक घोष का सौरानंद महाकाव्य है। इसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उसके बीच खड़े हुए व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित किया गया है। इस द्वंद्व का दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध भी है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस नाटक को, मतलब किसको आधार बनाकर, किस महाकाव्य को आधार बनाकर लिखा गया है यह नाटक, किसके महाकाव्य को आधार बनाकर लिखा गया है और इसमें किस प्रकार का विरोध इसमें दर्शाया गया है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 324। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? सबसे अधिक नाटक लिखने वाले जो रचनाकार रहे हैं वो इनमें से कौन है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं भाई, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा तक लगभग 1000 प्रश्नों को तो हमने व्याख्या सहित कंप्लीट करना ही है, और अधिक प्रश्न भी हम अगर कर सकेंगे तो अवश्य ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हमने 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चलाई हुई है केवल 1000 प्रश्नों के बाद हम नहीं करेंगे, तो हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, ताकि परीक्षा में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ आप दे करके आओ और आप बिल्कुल हर एक प्रश्न को सही आंसर कर पाओ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने 30 नाटकों का लगभग 100 एकांकी नाटकों की रचना की है। लक्ष्मी नारायण लाल ने लगभग 30 नाटकों की रचना की है, जिसमें कि 100 एकांकी नाटकों की रचना की है। उसके अधिकांश नाटक जो है प्रयोगधर्मी है, जो कि प्रयोग के आधार पर लिखे जाने वाले जो नाटक हैं उसे ही हम प्रयोगधर्मी नाटक कहते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने ग्राम्य जीवन, शहरी मध्यवर्ग, नर नारी संबंध, मानवीय नियति, वर्तमान व्यवस्था और जनजीवन की विभिन्न समस्याओं पर नाटक लिखे हैं। उनके कई कथानक पौराणिक रहे हैं और जिनका आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य परंपराओं को अपने नाटकों में अपनाया है। ये तथ्य आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं, कहीं से भी घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको हर एक तथ्यों को बिल्कुल बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ना है। कुल मिलाकर परिणाम व प्रयोग बाहुल्य की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल नाटक के अत्यधिक सर्वोपरि यह नाटक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पूस की रात कहानी का पात्र कौन है? तो पूस की रात जो कहानी है उनका पात्र कौन माना जाता है? इनमें से जो है हल्कू जो है पूस की रात कहानी का पात्र है। पूस की रात कहानी किसकी है? सर्वश्रेष्ठ कहानीकार जो रही है प्रेमचंद जी, जिसे उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी रही है पूस की रात। तो इसका प्रमुख पात्र हल्कू है। इसमें ग्रामीण जीवन की अभावग्रस्त स्थिति का यथार्थ चित्रण दिखाया गया है। यह कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में संपादित की गई? माधुरी, जो कि मासिक पत्रिका है, मई 1930 ईस्वी में प्रकाशित की गई। अगर इसका समय पूछ लिया जाए तो पूस की रात की कहानी का जो प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, तो किस पत्रिका में संपादित की गई? तो ये है 1930 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में, जो कि मासिक
पत्रिका है माधुरी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 326। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। तो यह कथन किसका है, ये पूछा जाता है। पाश्चात्य लेखक का यह कथन रहा है। तो देख लेते हैं किस लेखक का कथन है ये। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का पलायन है। तो टी.एस. इलियट जिन्होंने निर्व्यक्तिकतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, निर्व्यक्तिकतावाद सिद्धांत दिया था, तो उनकी जो ये कथन है, कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का पलायन है। तो इलियट की यह स्पष्ट मान्यता है कि कविता भावनाओं का सहज प्रभाव नहीं, अपितु भावनाओं से पलायन है। यह व्यक्तित्व का प्रकटीकरण नहीं, अपितु उससे पलायन है। जो ये कथन है ये इलियट जी का है। बढ़ते हैं आगे। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन रहे हैं, तो ये भी रहे हैं टी.एस. इलियट। बायोग्राफिया लिटरेरिया के जो लेखक हैं टी.एस. इलियट, जो सेलेक्टेड एक्सचेंज पोइट्री एंड ड्रामा ऑन पोइट्री एंड पोइटिस द स्क्रेटवुड द वेस्टलैंड इलियट की अन्य रचनाएं हैं। जो ये अन्य रचनाएं आपको दिखाई दे रही होगी अंग्रेजी में इन्होंने इनकी रचनाएं की है। तो ये सभी की सभी रचनाएं इलियट्स की है, क्योंकि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान रहे हैं। और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विद्वान हैं उन्होंने अंग्रेजी में ही अपनी रचनाओं को लिखा है। तो देख लेते हैं इनकी जो ये रचनाएं हैं, ये परीक्षा में पूछी जाती है कई बार, तो आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। पेरिप्पस के आधार पर काव्य में उत्तान तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया। तो इस रचना के आधार पर काव्य में उत्तान तत्व की अवधारणा का जो प्रवर्तन है किन्होंने किया, तो वो किया है लॉन्गजाइनस ने। लॉन्गजाइनस भी एक पाश्चात्य विद्वान रही है। पाश्चात्य विद्वानों से, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में। लगभग पीजीटी परीक्षाओं में अधिक पूछे जाते हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, और ऐसा नहीं है कि टीजीटी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। जो काव्य शास्त्र है उसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों शामिल होते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और भारतीय काव्य शास्त्र से भी प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो इसलिए हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उन्हीं के आधार बनाकर हम व्याख्या सहित प्रश्नों को अपनी क्लास में करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। पेरिप्पस जो लॉन्गजाइनस का मुख्य मूल्यतः पत्रात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें लेखक ने उत्तान का विस्तृत विवेचन किया है, जिसमें उत्तानवाद नाम से विख्यात है। जो ये है, ये उत्तानवाद नाम से भी विख्यात रहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 329। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु उसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होनी चाहिए। विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। जो ये विचार है किस पाश्चात्य लेखक का रहा है, किस पाश्चात्य चिंतक का रहा है, तो ये रहा है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ द्वारा यह कथन कहा गया है। ये चिंतक जो है पाश्चात्य चिंतक रहे हैं वर्ड्सवर्थ, आपको ध्यान रखना है। इनका जो कथन है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उछलन है, किंतु उनके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 329। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक जो है धर्मवीर भारती जी रहे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में धर्मवीर भारती का उपन्यास है। इसमें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा प्रविधि 3 परनगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण इसमें दिखाया गया है। मणिक मुल्ला, जमुना, लिल्ली, सत्ती आदि इनके पात्र रहे हैं। धर्मवीर भारती को हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1989 का भारतीय पुरस्कार
भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 330। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी के लेखक कौन रहे हैं? तो आवारा मसीहा के जीवनी के जो लेखक रहे हैं वे जीवनी के जो लेखक रहे हैं वे विष्णु प्रभाकर रहे हैं, लेकिन जीवनी किस पर आधारित है? तो ये पूछा हुआ है, ये जीवनी के लेखक नहीं पूछा हुआ, तो ये पूछा हुआ है कि आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किस के जीवन पर आधारित है? तो ये बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी पर आधारित यह आवारा मसीहा जीवनी लिखी गई है। और किन्होंने लिखी? तो विष्णु प्रभाकर ने। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण जो है 1974 में प्रकाशित किया गया था। विष्णु प्रभाकर की 14 वर्ष की साधना का यह एक सफल जो फल रहा है यही रहा है आवारा मसीहा रचना। आवारा मसीहा रचना को विष्णु प्रभाकर जी की 14 वर्ष की साधना का सफल एक प्रकार से फल मानते हैं। और अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त किया था, जो कि अर्धनारीश्वर भी जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी की ही एक प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। और उसके लिए उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान भी प्राप्त हुआ था। और विष्णु प्रभाकर की रचनाएं जो है वो अन्य जो रचनाएं उन्हें हम देख लेते हैं। ढलती रात, सौपनमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, धरती अब भी घूम रही है कई बार परीक्षा में पूछी गई है। क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि प्रमुख जो हैं इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा उपन्यास विषम साहनी द्वारा रचित नहीं है? विषम साहनी द्वारा रचित जो उपन्यास है, जो झरोखे, कड़िया, बसंती, तीनों उपन्यास विषम साहनी जी के हैं, लेकिन जो पीढ़िया जो उपन्यास है विषम साहनी जी का नहीं है। 1990 में रचित रहा। ये किन के द्वारा? अमृतलाल नागर द्वारा। यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित 1990 में पीढ़िया एक प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, माया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलीफर 2000 में विषम साहनी जी के उपन्यास है। पीढ़िया को छोड़ करके जो है और ये झरोखा से लेकर के ये जितने 2000 तक के जितने ये उपन्यास मैंने आपको बताए हैं, झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मायादास का माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये जो सभी उपन्यास है ये विषम साहनी द्वारा रचित उपन्यास रहे हैं। तमस उपन्यास के लिए विषम साहनी को 1975 का साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 332। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वो है वरुण के बेटे। वरुण के बेटे जो है मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है नागार्जुन जी का। नागार्जुन जिसका जो वास्तविक नाम है वेदनाथ मिश्र भी रहा है और मुख्य आंचलिक उपन्यास है। एक प्रकार से नागार्जुन जो है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जो इन्होंने बलचनामा जो 1992 में जो उपन्यास लिखा था वो एक आंचलिक उपन्यास था, लेकिन उसे प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके कुछ अंचल विशेष में कमी होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। और उसके बाद जब फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 ईस्वी में जब मैला चला आंचलिक उपन्यास लिखा तो 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु के मैलांचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास मान लिया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन जो कि वेदनाथ मिश्र जिनका नाम रहा है प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं। रथीनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा,
इमरतिया, पारो, गरीबदास, नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 333। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो रामवृक्ष मेनीपुरी जी है, माटी की मूर्ति के लेखक रहे हैं। एक शब्द चित्र संग्रह है ये है शब्द चित्र संग्रह विधा की रचना। ये भी पूछ लेते हैं कि किस माटी की मूर्ति जो है किस प्रकार की रचना है। तो एक रेखा चित्र के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये एक शब्द चित्र संग्रह के रूप में ये रचना लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक रहे हैं वे माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे हैं। कर्मवीर जो कि साप्ताहिक पत्रिका है के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी और माधव प्रसाद सप्रे रहे हैं। अगर माधव प्रसाद सप्रे का भी नाम आ जाए तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। कर्मवीर पत्रिका के संपादक दोनों रहे हैं। कौन कौन? माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे। इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में किया गया तथा प्रकाशन स्थान जबलपुर रहा। और ये भी पूछा जाता है कि कर्मवीर पत्रिका कहाँ से निकली? तो कहाँ इसका संपादक किया गया? तो प्रकाशन कहाँ किया गया इसका? वो रहा जबलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो बात कर लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 335। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो जीवनी लिखी गई अकाल पुरुष गांधी, उनके जो लेखक है वे रहे हैं जैनेंद्र कुमार जी, जो कि एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो जीवनी और अन्य जो जीवनियाँ हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है उनको भी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दयानंद दिग्विजय जो कि गोपाल शर्मा शास्त्री की जीवनी है 1881 में रचित। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जो कि बाबा राधा कृष्ण दास द्वारा 1904 में। हरिश्चंद्र जो है शिवनंदन जी की 1905 में। प्रेमचंद घर में है जो कि शिवरानी देवी की 1944 ईस्वी में। कलम का सिपाही अमृत राय 1962 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल जीवन और ये पूरा नाम है इनका जीवनी का, रामचंद्र शुक्ल जीवन और कीर्तितव, जो कि चंद्रशेखर शुक्ल की 1963 ईस्वी में रचित है। अकाल पुरुष गांधी जो है जैनेंद्र द्वारा रचित 1968 में। योद्धा सन्यासी विवेकानंद हंसराज जो है हंसराज रहबर, योद्धा सन्यासी विवेकानंद जीवनी का नाम है और हंसराज रहबर जो है इनके लेखक का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। 1979। उत्तर योगी श्री अरविंद जो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की जीवनी है 1972 में। और चैतन्य महाप्रभु जो जीवनी है वो अमृतलाल नागर की 1975 में। मेरे जीवन में घनश्याम बिड़ला, मेरे जीवन में ये जीवनी का नाम है। ये घनश्याम दास बिड़ला द्वारा रचित 1975 में। मानव पुत्र ईशा डॉक्टर रघुवंश, मानव पुत्र ईशा जो है डॉक्टर रघुवंश द्वारा 1985 ईस्वी में रचित जीवनी है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये उसमें मिस्टेक हो गई, मैंने कोमा या कोई फुल स्टॉप यहाँ पे कुछ एरो नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा सा पता नहीं चल रहा कौन सी जीवनी है, कौन से उसके लेखक है। तो मैंने एक एक को आपको बता दिया है कि ये जीवनी का नाम है और ये इसके लेखक का नाम है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप रिवाइज करो या स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ो तो थोड़ा सा आप पॉइंटों को, एक एक तथ्यों को थोड़ा सा अलग कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी क्योंकि एक बार मैंने देखा नहीं कि किस प्रकार से टाइप हो रहा है ये चीज़ें, तो थोड़ी सी आगे थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 336। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है कृष्णा सोबती द्वारा रचित? संस्मरणात्मक जो ग्रंथ है कृष्णा सोबती द्वारा जो
रचित ग्रंथ रहा है वो है हम हशमत। हम हशमत जो है कृष्णा सोबती का संस्मरणात्मक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी, अश्क आज्ञे, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन, मंटो उमाशंकर जोशी, सत्येंद्र कुमार, मंजूर एहतेशाम, सौमित्र, स्वदेश दीपक, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, बंदी, प्रयोग शुक्ल, कन्हैया लाल नंदन, नासिरा शर्मा आदि को याद किया है। इस प्रकार से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णा सोबती का वह कौन सा ग्रंथ रहा है, कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ रहा है जिसमें कई लेखकों को याद किया है, कि जिसमें रचनाकारों को याद किया गया है, वो है हम हशमत। उसमें किन किन रचनाकारों को, किन किन लेखकों को याद किया है वो आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या थोड़ा सा और अन्य तथ्य है कृष्णा सोबती के जी के संबंध में, तो उनको भी हम देखते हुए चलते हैं। तो देख लेते हैं। कृष्णा सोबती 18 फरवरी 1925, 25 फरवरी 1919 यानी कि 18 फरवरी 1925 में इनका जन्म हुआ। 25 जनवरी 2019 में उनका 2019 में इनका मृत्यु हो गई। अभी कुछ साल पहले ही कृष्णा सोबती जी का निधन हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो नए करंट के जो लेखक हैं, कभी हाल ही में जो इनकी मृत्यु हुई है या फिर उन्होंने कोई पुरस्कार जीता है या साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इन जो नए नए लेखकों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृष्णा सोबती जी को, तथा 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी अध्येतावर्ती से सम्मानित किया गया। हम हशमत एक विचारात्मक संवाद संस्मरण रहा है इनका। अन्य विचार संवाद संस्मरण जो है उनके रहे हैं सोबती एक सोहबत शब्दों के आलोक में, सोबती वेद संवाद, ये भी उनके अन्य जो है संस्मरण रहे हैं। आपको ध्यान रखना है। हम हशमत न पूछकर इनमें से अगर कोई नाम दे दे या ये पूछ ले इनमें से कृष्णा सोबती जी का कौन सा संस्मरण नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये भी उनके अन्य संस्मरण रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न 337, नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक कौन रहे हैं? तो नया साहित्य नए प्रश्न एक आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है जिसके लेखक रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। नए साहित्य नए प्रश्न जो है 1955 ईस्वी में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना ग्रंथ है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ जो हैं हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद, कवि निराला, परकीर्णिका, नई कविता, रस सिद्धांत, रीति और शैली इत्यादि इनकी आलोचनात्मक कृति है। और रस सिद्धांत नाम से जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का भी ग्रंथ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नगेंद्र जी का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 338 में हम देखते हैं प्रतिभा का संबंध किससे है। प्रतिभा का संबंध किससे माना जाता है? काव्य शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है। तो काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य लक्षण या काव्य प्रयोजन। प्रतिभा का संबंध होता है काव्य हेतु से। हमारी काव्य हेतु 3 प्रकार से काव्य हेतु माने गए हैं: अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति, जिसमें कि प्रतिभा को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य हेतु माना गया है। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। जब हम काव्य शास्त्र को करेंगे तो बिल्कुल एक एक तथ्यों को जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। भामा, दंडी, राजशेखर, जयदेव, पंडित राज जगन्नाथ, हेमचंद्र, आनंदवर्धन इत्यादि भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। किन किन आचार्यों द्वारा प्रतिभा को काव्य हेतु माना गया है ये देख लेते हैं। किसी आचार्य ने अभ्यास को प्रतिभा का काव्य हेतु माना, अभ्यास को जो है काव्य हेतु माना है, किसी ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतु माना है, किसी ने तीनों को माना है। तो इस प्रकार से किसने क्या किसे माना है तो हम बिल्कुल
तथ्य की जब क्लास करेंगे कंटेंट की, उसमें हम समझेंगे। तो 339 प्रश्न में हम पहुंच गए हैं। तो देख लेते हैं कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन रहे हैं। भारतेंदु जी, मैंने कल भी आपको बताया था, भारतेंदु जी ऐसे निबंधकार, नाटककार, ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने कविता, निबंध, नाटक, हर एक जो रचना शैली में अपनी लेखनी चलाई है। और साथ ही उन्होंने जो है पत्र पत्रिकाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काफ़ी पत्रिकाएं उन्होंने संपादित कराई है। तो कवि वचन सुधा भी उनमें से एक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक एक पाक्षिक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन शुरू किया था। यह साहित्यिक, समाचार और राजनीतिक की पत्रिका रही है। आगे चलकर 1 सितंबर 1873 को यह सब पत्रिका साप्ताहिक हो गई। अगर ये पूछ लिया जाए तो शुरुआत में किस प्रकार की पत्रिका थी ये शुरुआत में एक पाक्षिक पत्रिका के रूप में संपादित कराई गई थी, लेकिन आगे चलकर यह साप्ताहिक हो गई। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 340, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो किस रचना की रचना जो है एक दूसरे से मैच नहीं करती, तो वो उनका रचनाकार नहीं है रचना का। तो देख लेते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है श्याम सुंदर दास की। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है विशंबर नाथ त्रिपाठी जी की है। हिंदी साहित्य एक परिचय जो है त्रिभुवन सिंह की। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है विश्व कुमार शर्मा की। ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही सुमेलित कर रहे हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य एक परिचय त्रिभुवन सिंह। लेकिन ये हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है शिव कुमार जी का न होकर के वासुदेव सिंह का है। देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है वासुदेव सिंह द्वारा रचित एक जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है। उसके बाद हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ जो है हिंदी साहित्य का ग्रंथ है जो है वासुदेव सिंह द्वारा हिंदी साहित्य समीक्षात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ जो है विश्व कुमार शर्मा जी की है। क्योंकि यहाँ पर विश्व कुमार शर्मा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमने ये भी देखना है कि विश्व कुमार शर्मा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो देख लेते हैं हम। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ इनका ग्रंथ रहा है विश्व कुमार शर्मा जी का। इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के 20 प्रश्नों को बिल्कुल व्याख्या सहित करने की कोशिश की है। और आगे चल के इसी तरह अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी इस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए। हम अधिक स्पीड से नहीं भाग रहे हैं, बिल्कुल भी जितना हम करेंगे पक्का करते हुए चलेंगे, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। इसी तरह हम कंटेंट के क्लास में भी अपने तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए, अपने प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चा बिल्कुल शुरुआत से हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है, तो उसको थोड़ी सी समझ बेच की आवश्यकता है। क्योंकि जिन्होंने अभी हिंदी साहित्य की एक बार तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। और जो बच्चा शुरुआत से कर रहा है, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते हुए प्रश्न उत्तरों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के साथ ही आपको जो है परीक्षा में लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी की हिंदी की अभी फ़िलहाल हम तैयारी कर रहे हैं। और एनटीए नेट की परीक्षाओं के लिए भी ये जो हमारे प्रश्न है आपके लिए लाभदायक होंगे, बेनिफिट रहेंगे। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर रोज़ शाम को 6 बजे हम अपनी क्लास को हिंदी से संबंधित लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि हर एक परीक्षा का अपना एक पाठ्यक्रम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पाठ्यक्रम के अनुसार तथ्यों को करते हुए, चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलोगे, तो आपको अधिक
फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मैं कह दूं कि एनटीए जो बच्चा एनटीए नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो एनटीए नेट का अपना एक पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो पाओगी, क्योंकि एक पूरा पाठ्यक्रम है एनटीए नेट का। अभी पहले का जो पाठ्यक्रम था उसमें और अब में काफ़ी चेंज आ चुका है, क्योंकि जो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, उनके जो बिल्कुल एक एक जो स्पेशल दिए हुए हैं उनका नाम दे करके उसमें इंक्लूड किए हैं, तो अधिक से अधिक प्रश्न उस पाठ्यक्रम से ही पूछे जाते हैं। और जो टीजीटी पीजीटी के प्रश्न होते हैं वो संपूर्ण हिंदी साहित्य से कहीं से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल उन्होंने पाठ्यक्रम दिया हुआ है। DSSB ने तो बिल्कुल भी अपना एक पाठ्यक्रम नहीं दिया हुआ, तो उसमें व्याकरण के प्रश्न भी और जो संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसी तरह अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं कल की क्लास में। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।